हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद पास्ट में भी हम लोगों ने देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को भी समझने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर एक्शन को समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट एक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारा। प्रेजेंट जैसे हमारे पास टाइमिंग जो होती है, तो एक प्रेजेंट टाइमिंग होती है, एक उसके पहले होती है और दूसरी जो होती है उसके आगे होती है। ठीक है, तो इस टाइम का ये प्रेजेंट कहलाता है, इससे पहले का हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। और पास्ट में हमारे पास कौन कौन से एक्शन थे, तो आप कहोगे सर इंडेफिनिट था। हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेजेंट में इंडेफिनिट एक्शन को भी हम लोग देखे थे, जो कि पास्ट से चलता आ रहा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी हमारा पास्ट से चला आ रहा था। आगे जाता है वो बात की बात है, लेकिन पास्ट में काम तो होता ही रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ये पास्ट से चला आ रहा एक्शन प्रेजेंट तक रहता है, उसके आगे नहीं रहता है। इसमें मैंने बताया था कि ये परमानेंट होता है। इंडेफिनिट क्या होता है, परमानेंट एक्शन होता है या तो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस एक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं टेम्पररी एक्शन को कहते हैं। परफेक्ट क्या होता है, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, यानी कि पास्ट से चला हुआ एक्शन प्रेजेंट तक चला आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो पास्ट में इंडेफिनिट होता था। पास्ट में क्या होता था, इंडेफिनिट होता था, है ना। पास्ट के इंडेफिनिट क्या होता, पास्ट का कोई एक्शन होता था। ठीक है, उसके अलावा क्या होता था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता था। पास्ट के तो लगभग सारे जो है आपके पास्ट में ही रहने वाले हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कुछ देर के लिए ये टेम्पररी एक्शन चलेगा, फिर उसके बाद खत्म हो चुका होगा, यानी पास्ट में उसका सब मतलब काम खत्म भी हो चुका होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों पास्ट से ही एक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन पास्ट से स्टार्ट होकर पास्ट में ही खत्म हो जाए वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है पास्ट का। लेकिन पास्ट से चला आ रहा एक्शन प्रेजेंट तक आए और प्रेजेंट से भी आगे जाने के उसके चांसेस हो, तो इस केस में क्या होता है, उस सेंस से हमको लगता है कि वो आगे भी चलेगा, भले ही टेम्पररी चले, परमानेंट ना चलेगा, टेम्पररी चलेगा, लेकिन चलेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता था। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहलाता था, वो एक्शन जो पास्ट से चला आया हो, यानी ये पास्ट में एक्शन हुआ उसका प्रेजेंट में या तो इसका इफेक्ट या तो प्रेजेंट से लेके पास्ट तक, सॉरी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चला हो, आगे की संभावना नहीं रहती थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता था। पास्ट परफेक्ट ये कैसा एक्शन होता था, ये एक्शन हमारा होता था जब हम किसी प्रेजेंट टाइम से पीछे जाए, है ना, किसी प्रेजेंट टाइम से पीछे जाए, यानी कि ये जब भी जाएंगे तो ये आपका इंडेफिनिट होगा। लेकिन इस एक्शन के और पीछे चले जाए, मैंने आपको फिल्मों के हिसाब से बताया था कि ज्यादातर मूवीज में क्या होती है, एक्शन चला रहा फिर उसके बाद क्या होता है, बीच में रोक के पीछे की कहानी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो कहानी स्टार्ट करते हैं वो परफेक्ट का होता है। बस समझ में। तो इस तरीके के ये एक्शंस हमारे होते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन सारे एक्शंस को देख लिया था। ठीक है, अब हम लोगों की बात करना है क्या, अब हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के जो कुछ एक्शंस होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे एक्शंस हमारे फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, ये पास्ट और प्रेजेंट के एक्शन हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारी बारी किसकी है, फ्यूचर एक्शन की। तो देखिए जनरली फ्यूचर जो एक्शन होता है ना, फ्यूचर एक्शन, ठीक है, ये कई प्रकार से होता है, कई तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला अगर हम लोग बात करें फ्यूचर एक्शन का, तो क्या होता है, पहला आप ऐसे नॉर्मली कह सकते हो किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम को होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं इसी चीज को पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी हो या फिर पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी की इच्छा होती है, यानी कि विलिंगनेस। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में कोई अगर ऐसा एक्शन हो जो कि क्या शो कर रहा हो, हमको प्रोबेबिलिटी शो कर रहा हो, पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग एक ही जैसे होते हैं, या फिर किसी का विलिंगनेस, किसी की इच्छा को शो कर रहा हो फ्यूचर की, तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर में ये होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो क्या हो जाएगा, कोई भी, जैसे अगर नॉर्मल आप कहो तो क्या कह सकते हो, इंडिया will win the match, इंडिया विल विन द मैच।
ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट जो भी अपना है, आजकल तो न्यूजीलैंड का ही चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इंडिया विल विन द मैच। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फ्यूचर का एक्शन है, क्योंकि अभी इंडिया विन नहीं किया, ये एक्शन अभी हुआ नहीं, यानी कि ये फ्यूचर का एक्शन है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, तो ये हमारे विलिंगनेस शो कर रहा है, हमारी इच्छा है कि इंडिया जीत जाए। ठीक है, तो इंडिया विल विन द मैच, यानी हम चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए, तो इंडिया विल विन द मैच, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यानी विल और सेल को सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं लगाते, ये मॉडल में आते हैं, और मॉडल में क्या करते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है उसको भी ये विल और सेल स्पेशली जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया विल विन द मैच ऐसे सेंटेंस हो गया। इसके अलावा और अगर नॉर्मली बात किया जाए तो क्या कह सकते हैं, इसको आप चाहो तो इसको पॉसिबिलिटी में भी ले सकते हो कि संभावना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी क्या है, इच्छा है। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इच्छा भी हो सकती है। हम चाह भी सकते हैं कि इंडिया जीते, और इंडियन होने के नाते तो हम चाहेंगे कि इंडिया जीते। ठीक है, उस केस में, या फिर आप ये जो बोल रहे हो आई शैल हेल्प यू, ये क्या है आपका, आप कह सकते हो कि ये हमारी इच्छा है। ठीक है, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, या फिर आप, हम लोग क्या कहते हैं, यू शैल फॉलो द विनर्स, यू शैल फॉलो द विनर्स। ठीक है, यानी कि क्या है, ये आपको एडवाइस भी देने के काम आता है, कौन सा, फ्यूचर। ठीक है, एडवाइस देने के लिए भी आता है, यू शैल फॉलो द विनर्स, यानी कि तुम्हें जो विनर्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यानी कि जिंदगी में नहीं होता है, कुछ लोग जो हमारे मोटिवेटर लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो जीत चुका उसको फॉलो करोगे तो नहीं कुछ तो कर ही लोगे। ठीक है, तो उसी केस में क्या है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे आप कहोगे सर जी ठीक है, यहां पे भी आप कहोगे सर जी ठीक है, लेकिन यू के साथ सेल लगता है जब हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं। जब हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं उस केस में हमारा कोई भी आई हो, वी हो, या फिर अदर्स कोई भी हो, सबके साथ हमेशा सेल लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा होती है, हम जैसे नॉर्मली किसी को एडवाइस दे देते हैं फ्यूचर की एडवाइस को, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सेल का यूज कर देते हैं। बात समझ में, जनरल एडवाइस होती है ये। तो यू शैल फॉलो द विनर्स, ये भी हमारा सेंटेंस किसका शो कर रहा है, ये भी हमारा फ्यूचर के एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे फ्यूचर के एक्शन होते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं जो कि देखने में तो मतलब अगर नॉर्मली बात किया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, बट ये भी होते हैं फ्यूचर के एक्शन। जैसे अगर नॉर्मली हम लोग बात करें, ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, यानी कि वो सुसाइड करने वाला है। बात समझ में, यानी वो सुसाइड करने जा रहा है, तो मतलब अभी सुसाइड हुआ नहीं है, अभी सुसाइड हुआ नहीं है, बट ये क्या है, फ्यूचर का एक्शन है, बट इसको हम लोग किस में लिख देते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। तो याद रखिएगा फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या होता है, ये टेम्पररी एक्शन हो गया ना, कि वो जा रहा है, मतलब अभी तैयारियां कर रहा हो, या फिर जो भी सोच रहा हो, ज्यादा डिप्रेशन में हो गया हो, इस वजह से जाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली कर दे जाए, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूं, मारने जा रहा हूं। तो मतलब इसमें क्या है, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर नॉर्मली हम लोग बोला जाए तो देखिए, हिंदी अगर नॉर्मली निकालेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। ठीक है, बट अगर उसका डायरेक्ट हिंदी में निकालिए तो ये अभी स्लैपिंग हुई नहीं है, ये स्लैपिंग अभी हुई नहीं है, बट ये होने वाली है, तो ये भी फ्यूचर एक्शन है। तो ऐसे भी एक्शन हमारे फ्यूचर के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्यूचर में कई तरीके के एक्शन होते हैं। ठीक है, एक और एक्शन होता है फ्यूचर में जो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक ऐसा भी हमारा एक्शन होता है फ्यूचर का जिसको हम लोग कहते हैं प्री प्लान्ड एक्शन जो होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्री प्लान्ड एक्शन होते हैं, प्री प्लान्ड एक्शन। ठीक है, जब मैं इंडेफिनिट पढ़ा रहा था उस समय मैंने इसके बारे में आपको जिक्र किया था थोड़ा सा, अगर आपको याद होगा तो। प्री प्लान्ड एक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला हो लेकिन उसको हम लोगों ने प्लानिंग कर रखा है, यानी वेल ऑर्गेनाइज एक्शन इसको कह सकते हो। प्री प्लान तो फिर भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसे कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड
वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्शन, वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्शन। अगर ऐसा एक्शन होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो फ्यूचर में, तो ऐसे एक्शन भी हमारे किस में होते हैं, होते तो फ्यूचर में है, लेकिन ऐसे एक्शन हमारे इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी काम हुआ नहीं बट उसकी तैयारियां अगर चल रही हैं, तो वो आप कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करोगे, भले ही वो फ्यूचर का होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, तो आई एम गोइंग टू स्लैप यू अभी एक्शन हुआ नहीं है, स्लैपिंग का एक्शन नहीं हुआ है, बट उसके बारे में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी फ्यूचर के एक्शन होते हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का मैच होने वाला, ऑस्ट्रेलिया के साथ आने वाले दौरे में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वेल ऑर्गेनाइज, पहले से इनका ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, डेट भले ही नहीं है बट एक मंथली वो डिसाइड हो चुका है कि इसमें होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज, और इस ऐसे एक्शन भले ही वो अभी नहीं हुए हों, बट उनको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो देखने में कुछ ऐसा होता है, जैसे आप लोगों ने तारे जमी पे मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो वही चीज है, इसमें देखने में ऐसा एक्शन, अगर आप उसका हिंदी समझने की कोशिश करेंगे या फिर नॉर्मली कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग लगा देंगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में? तो ऐसे एक्शन जो कि प्री प्लान्ड होते हैं, अभी हुए नहीं है बट उनका प्लानिंग पूरी कंफर्म हो चुकी होती है, ऐसे एक्शन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि अभी हुए नहीं बट उनके बारे में तैयारियां चल रही है, प्लानिंग सही ढंग से नहीं हुई है बट तैयारियां चल रही हैं, ऐसे एक्शन हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। बात समझ में? और जो ऐसे एक्शन जो कि प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हमारी विलिंगनेस शो करते हैं, ऐसे एक्शन हमारे फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, अब इस फ्यूचर में भी आप लोगों को, जैसे अभी मैंने बताया क्या, कि फ्यूचर में जनरली हम लोगों ने जो नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास आई और वी होता है, उसके साथ हम लोग शेल लगाते हैं। ठीक है, और जो बाकी अदर्स होते हैं, यानी अदर देन आई वी जो होते हैं, उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में करते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम किसी को एडवाइस देने जा रहे हो, जब हम किसी को एडवाइस देने जा रहे हो, तो इस केस में हमारा फ्यूचर में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ शेल लगेगा। बस समझा? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो शैल और विल लगाना हो, नहीं तो वैसे तो शुड और ऑट टू का भी हम लोग यूज करते हैं एडवाइस करने के लिए। ठीक है, जैसे मोरल एडवाइस देना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते थे। नॉर्मल ऐसे एडवाइस थोड़ा सा जोर देकर करना होता है तो क्या कर देते हैं, शुड का यूज करते थे। कभी कभी मस्ट का भी यूज होता है, वो मॉडल पढ़ते समय मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस टेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको विल और शैल ही ऑप्शन में दिया हो, क्योंकि आप पेपर में जाएंगे तो वो आपको अपने हिसाब से तो सोचना ही सोचना होता है, साथ ही में ऑप्शन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग भी सोचना होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई शैल का अगर यूज हमारा होता किसी को एडवाइस देने के लिए, तो उसमें यू हो, दे हो, ही हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, सबके साथ शैल लगता है। ठीक ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या तो वहां पे आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे जैसे करते रहते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वहां से भी आपको कोई क्वेरीज होगी तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बात समझ में? तो इसको देख लीजिएगा। हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। द मैन न्यू दैट दे विल नॉट गो देयर। तो देखिए इसमें क्या है, फिर से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, अब सिंगल सेंटेंसेस टाइप में क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कंफर्मेशन होता है, नहीं तो फिर आपको क्या करना होता है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देखेंगे अगर द मैन न्यू, ये आपके पास एक है, दैट दे विल गो देयर, ये आपके पास दूसरा है। ठीक है, ये क्या है, आपका क्लॉज है। तो जो ये क्लॉज है, ये क्या है, आपकी मेन क्लॉज है, और ये जो है वो क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, मेन क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लास से रिलेटेड भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको समझ सकते हैं, उसके बाद भी इसको कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड, क्लॉज से रिलेटेड कुछ और पेपर मतलब आने वाले समय में कुछ और वीडियो दे दी जाएंगी, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि जो नॉर्मली इंडिपेंडेंट होती है क्लॉज, क्योंकि दोनों क्लॉज है, तो जो इंडिपेंडेंट होती है उसको मेन क्लॉज कहते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है वो तो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जो मेन क्लॉज होती है, ठीक है, जैसे आई रिक्वेस्टेड हिम, ये क्या आपका मेन क्लॉज है, बट ही डिड नॉट हेल्प, ये क्या आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या आपका मेन क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसी तरीके से माय फादर टोल्ड मी, ये क्या है आपका मेन क्लॉज। ठीक है, और दैट मैन इज मोर्टल, ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, द मैन, यहां से देखिए ये द मैन इज वेरी पुअर, ये पूरा आपका मेन क्लॉज होगा।
मेन क्लॉज, और whom you helped there ये क्या आपका डिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा मेन क्लॉज जरूरी नहीं कि जो एक तरफ होगा, दो सेंटेंस दिखा है तो दोनों में एक तरफ वाले को मेन कह देंगे, दूसरी तरफ वाले को डिपेंडेंट कह जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। मेन क्लॉज ऐसे भी हो सकती है, ठीक ना। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल जो है सीधा सीधा बात यह है कि जब मेन क्लॉज आपकी पास्ट में होगी, जब मेन क्लॉज आपकी पास्ट में होगी तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए। मेन क्लॉज पास्ट में होगी तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए द मैन न्यू, तो न्यू क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसका मतलब क्या होगा, इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट, इट मींस पास्ट, छोड़िए इंडेफिनिट कंटीन्यूअस मत समझिए तो भी चलेगा, ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो इसका मतलब इसको भी पास्ट में होना चाहिए, है कि नहीं। अब कहोगे सर जी पास्ट में तो विल है, तो हम क्या करेंगे, कैसे पास्ट समझेंगे, ये फ्यूचर का पास्ट कैसे होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा ये हो गया प्रेजेंट, है ना। अब इसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया फ्यूचर, और इससे पीछे की बात करेंगे तो हो गया पास्ट, ठीक है। अब इस फ्यूचर में यहां तक फ्यूचर है, अगर इसके भी पीछे की बात करें, यानी प्रेजेंट से आगे ही हो लेकिन इसके पीछे हो, बात समझ में आया? जिसकी हम लोग ये प्रेजेंट है, इससे आगे फ्यूचर, और फ्यूचर से पहले और प्रेजेंट से आगे जो स्टेज होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर पास्ट, ठीक है, फ्यूचर पास्ट। ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए, कोई है नॉर्मली, जैसे घर पे है छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है कि खिलौने जब मांगते हैं कुछ, तो क्या कहते हैं पापा कि जाओ स्कूल, स्कूल से जब तक आओगे मैं खिलौने ला चुकाऊंगा, ला दिया रहूंगा, ला दूंगा, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी ना तो खिलौना खरीदा गया है, ना ही बच्चा स्कूल गया है, बात समझिए, सॉरी वापस आया है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चा गया स्कूल, स्कूल से आया वापस, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर हो गया। बच्चा, अभी यहां पे बात हो रही है कि तुम जाओ स्कूल से वापस आओगे तब तक मैं ला दूंगा, इसका मतलब अभी ये यहां पे बात हो रही है, और बच्चा जब आएगा तो यहां पे आएगा, है ना। लेकिन उसी बीच में ये जो ये वाला पीरियड है, इसी बीच में खिलौना खरीद दिया गया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा आएगा फ्यूचर में, फ्यूचर से पहले खिलौना खरीदा जाएगा लेकिन प्रेजेंट के बाद खिलौना खरीदा जाएगा, बात समझ में। इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर पास्ट। और आपको पता है विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ठीक है। देखिए सिंपली वुड आपको भी पता होगा कि सर जी विल नहीं तो वुड ही लगने वाला है फिर, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आगे चल के आएंगे तो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी आप लोग नॉर्मली कहोगे सर जी हम लोग तो इतना तो जानते थे कि नरेशन जब होगा इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट होगा, तो उसके बाद विल तो लगता नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वुड ही लाने वाला है, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे होता है ना, जैसे शैल होता है, तो शैल के बाद क्या होता है, शुड भी हो जाता है उसका, और उसका वुड भी होता है, दोनों कंडीशन काम होती है, ठीक है। इसलिए रटिएगा मत कि विल वहां पे तो वुड ही होने वाला इनडायरेक्ट है। तो जैसे मैंने अभी बताया ना एडवाइस, एडवाइस जब फ्यूचर का होता है ना, तो वहां पे शैल को शुड में नहीं, शुड में कन्वर्ट करते हैं, और नहीं तो जनरल सेंस में शैल भी होगा तो वुड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही डज नॉट हेल्प मी, तो यहां पे देखिए ये मेन क्लॉज क्या है आपका, कहोगे सर जी पास्ट में है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, डिड नॉट होगा, बस सुन लिया, डिड नॉट होगा। नहीं देखिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे इसको देखिए माय फादर टोल्ड मी दैट मैन इज मोटर, मेन क्लॉज देखिए पास्ट में है, मेन क्लॉज पास्ट में है, लेकिन ये क्या है आपका, मैन इज मोटर एक तरीके से प्रोवर्ब की तरह है, मैन इज मोटल क्या है, प्रोवर्ब की तरह है। तो जब भी कभी याद रखिएगा मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी, जनरल सेंस में है। लेकिन मेन क्लॉज अगर पास्ट में और डिपेंडेंट क्लॉज आपका कोई प्रोवर्ब वगैरह इडियम्स है, ठीक है, कोई फ्रेज है, तो इसमें इसके टेंस में चेंज नहीं करते। वैसे भी फ्रेज में कहां टेंस में चेंज कर सकते हैं, बट यहां पे ध्यान रखिएगा इसको, बस समझिए। तो यहाँ पे मैन इज मोटल, ये सेंटेंस आपका सही रहने वाला है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। द मैन होम यू हेल्प देयर इज वेरी पुअर, तो यहां पे क्या है, द मैन इज वेरी पुअर, ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट में है, तो ये क्या होगा, पास्ट में होगा। मेन क्लॉज इस बार प्रेजेंट में, देखिए यहां पे मेन क्लॉज पास्ट में थी, यहां पे मेन क्लॉज पास्ट में थी, यहां पे मेन क्लॉज पास्ट में थी, तब तो ठीक था। अगर ये यहां पे हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो ये किस में होगा, तो देखिए कभी भी मेन क्लॉज अगर प्रेजेंट में होगी तो हमारा तीनों पॉसिबिलिटी होती है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, बात समझ में आए। लेकिन इस केस के हिसाब से समझिए जरा, अगर मैं कहूं द मैन इज whom यू हेल्प्स, यहां पे अगर मैं कहूं कि हेल्प्स,
तो ठीक है, जिसकी तुम मदद करते हो अक्सर वो मदद करता होगा, उस केस में ये सही हो सकता है कि बहुत पुअर है, उसकी तुम मदद करते रहते हो, ठीक है। या फिर जिसकी तुम मदद करने जा रहे हो, अभी हो सकता है कि घर से कोई सामान वगैरह लेके चले कि चल के, जैसे ठंडी का मौसम अब तो मान लीजिए बीत रहा है, लेकिन ठंडी के मौसम में क्या हुआ कि आपने अपना जो भी पुराना कपड़ा था उठाया और लेके चल दिया कि चल रहे हैं उस गरीब को देंगे, तो कोई ये सेंटेंस बोल सकता है जिसकी मदद करने से सच में वो यार बहुत गरीब है, तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। और पास्ट में भी जिसकी तुम मदद किए थे ना, वो मुझे पता है वो गरीब है। तो ये तीनों केसेज हो सकता है कब, जब मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तब। अब ऐसे कंडीशन में देखिए आप कहोगे सर जी हेल्प को हेल्प कर से क्या जरूरत है, जब पास्ट में भी पॉसिबल है वो, तो क्या जरूरत है ना। इसलिए यहाँ पे हेल्प नहीं करिएगा, ये हेल्प ही करने दीजिएगा। द मैन होम यू हेल्प देयर इज वेरी पुअर, ये केस पॉसिबल है ना, फिर छोड़िए। हाँ, अगर आपको क्लोज टेस्ट वाला आ जाता है टाइप में, एडिट करने वाला टाइप में आ जाता है, जहां पे पैराग्राफ वाला होता है, तो उस केस में आपको पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट में था कि प्रेजेंट में था कि फ्यूचर में था, ठीक है। उसके बाद अब उसको कर पाएंगे। बात समझ में आया? तो इसे इसके साथ लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। मोहन सेज दैट ही फॉर अ वॉक डेली। तो देखिए फिर से, ये जो मोहन सेज, ये क्या हमारे पास, ये हमारा है मेन क्लॉज, और दैट ही फॉर अ वॉक डेली ये क्या हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो मैंने बताया कि जब भी मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में होगा तो तीनों केस पॉसिबल है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। यहां पे देखिए गोज, वेंट, विल गो, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो सकता है, ही गोज फॉर अ वॉक, यानी वो मतलब कहता है कि वो डेली जाता है, ठीक है, चल जाएगा, है ना। वेंट मतलब जाता था, और विल गो यानी कि जाएगा। तीनों केसेज हमारे पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बात समझ में? ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है आपके एग्जाम में, ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं देता है। ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन न देके यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ था उस समय जब पेपर में आया था, उसका था नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो, हालांकि तीनों केस पॉसिबल है, लेकिन जब ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। मैंने बताया ना, हमारी सोच से मतलब नहीं होता है, सामने एग्जामिनर ने क्या सोच के ऑप्शन दिए हैं, उस सोच को अगर हमने पकड़ लिया तो समझ लीजिए हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर ऐसा केस आता है, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आ जाता है ऑल ऑफ दीज की जगह पे, तो ऐसे केस में या फिर नॉन ऑफ दीज के, हालांकि उसने दे दिया था, मे भी पॉसिबल है कि वो यहाँ पे है गॉन या कुछ ऐसे करके चौथा ऑप्शन भी दे दे, ठीक है। तो इस केस में हम तीनों पॉसिबल है, लेकिन तीनों को तो मार नहीं सकते ऑप्शन में, तो ऐसे केस में आपको हमेशा क्या करना होगा, इस प्रेजेंट वाले को ध्यान रखना होगा। क्यों? याद है मैंने बताया था डेली, ठीक है, डेली जनरली हमारी इंडेफिनिट की बात करता है, वो भी किस में आ जाएगा आपका, प्रेजेंट में, अगर प्रायोरिटी मानेगी तब, नहीं तो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तीनों में ये केस पॉसिबल है, ठीक है। तो जो एग्जाम में एसएससी ने पूछा था, स्पेशली उसने नॉन ऑफ दीज दिया था, और ऑप्शन किसको माना गया था, गोज को, वो इसीलिए माना गया था क्योंकि इसकी प्रायोरिटी दे दी जाती है। जनरली हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग टहलने जाते हैं, ठीक है। हाँ, किसी स्पेशल केस में हम लोग बात कर रहे हैं तो वेंट का यूज कर सकते हैं, बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना है आपको, गोज को लेना है, अगर नहीं तो ये तीनों केस पॉसिबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तीनों केस पॉसिबल है, यानी ऑल ऑफ दीज हो सकता है। डेली शब्द कहीं पे मिलेगा तो वो इंडेफिनिट का पार्ट होता है, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर हो। नेक्स्ट देखिए, एज दे गो हायर एयर बिकम, सॉरी यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा, बिकेम होगा, एयर बिकेम कोल्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में अब देखिए फिर से वही मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज छाड़ना जरूरी है। एज दे गो हायर एयर बिकम कोल्डर, मेन क्लॉज क्या है, एयर बिकेम कोल्डर, क्यों, जैसे जैसे वो लोग ऊपर गए, तो जैसे जैसे का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा ना कि कुछ के साथ क्या होता है, हमेशा कंजंक्शन जुड़ा होता है, तो वो ज्यादातर डिपेंडेंट क्लॉज में ही आते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या मान के चलिए कि डिपेंडेंट क्लॉज में ही आते हैं। तो यहां से जुड़ा है तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। बात समझ में? अब मेन क्लॉज मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट में है तब तो इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये पास्ट में है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेजेंट में होता यानी एयर बिकम्स कोल्डर, तो ये भी आपका प्रेजेंट में ही होता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक फैक्ट की तरह हो जाता। बात समझ में? एक फैक्ट की तरह हो जाता, लेकिन इसने पास्ट में दे दिया है इंडेफिनिट में, तो फिर हमको इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में होगा तो तीनों पॉसिबल है, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चूज कर लेते हैं,
बट यहां पे पास्ट दे देने के बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेंट, एज दे वेंट हायर एयर बिकेम कोल्डर, ये आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम द सन रोज ही लेफ्ट फॉर द सिटी। अब यहां पे क्या है, बाय द टाइम, यानी जब तक सन रोज, ही लेफ्ट फॉर द सिटी। तो यहां पे देखिए, ही लेफ्ट फॉर द सिटी, ये आपका डिपेंड क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और सॉरी हाँ, और ये बाय द टाइम द सन रोज क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जब तक सूर्य उदय हुआ। अब इसमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से और इस वाले कॉन्सेप्ट में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। बाय द टाइम कहीं पे अगर मिला रहे, बाय द टाइम कहीं पे मिला रहा, तो इसके बाद जो डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगी ना, उसको हम हमेशा परफेक्ट में लिखते हैं। अब परफेक्ट किसका लिखेंगे, इसको देखिए, अगर ये सेकेंड फॉर्म में, इट मींस इट इज इन पास्ट, और पास्ट के फिर परफेक्ट को लिखेंगे। जैसे मैंने आपको परफेक्ट बताते समय बताया था ना, व्हाट इज पास्ट, ये जो चीज है ये एक्चुअली क्या है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है कि नहीं, आप अपने से समझिए। मैंने बताया था, याद है आपको, कि कोई भी पास्ट का जो एक्शन होता है, ठीक है, कोई एक्शन है वो पास्ट का है, और इस पास्ट के भी और पास्ट चले जाते हैं, तो यही तो हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाता है ना। अब यहां से देखिए, बाय द टाइम सन रोज, रोज खुद बोल रहा है कि पहले हो चुका है, यानी कि सन रोज होने के पहले ही वो सिटी छोड़ के चला, सिटी के लिए चला गया था, यानी शहर चला गया। तो यानी कि जो काम पास्ट में हुआ, इस काम से पहले, यानी कि सनराइज का काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे रोज हुआ है, और इससे पहले ही वो चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चला गया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट में होगा कि नहीं। इसलिए यहां पे क्या होगा, ही हैड लेफ्ट फॉर द सिटी, यहां पे होगा। ठीक है, तो आंख बंद करके सिर्फ ये नहीं कह देना है कि सर ये इंडिपेंडेंट पास्ट में होगा तो उसको परफेक्ट में कर देंगे। आप ऐसे सोचिए ना, एज गो हायर एयर बिकेम कोल्डर, ये हमारा पास्ट में, चलिए इसको हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, या फिर इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये खुद है पास्ट में, प्रेजेंट में दिया, तो इसको परफेक्ट कैसे बना दें, समझ में आई बात। इसको देखिए, मोहन सेज दैट, अब यहां पे भी फिर वही बात है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसमें है, इसको अगर आप परफेक्ट बनाने जा रहे तो बनाओगे कैसे, बात समझ में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां से हमारे पास मौका था, बाय द टाइम अगर है, इस तरीके से आप चाहो तो रूल याद कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाय द टाइम ही रिटर्न्स, बाय द टाइम ही रिटर्न, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जब तक वो आया, ठीक है, जब तक वो आया, आई शैल राइट दिस लेटर। अब यहां पे आप क्या करेंगे, जब तक वो आया, तो देखिए यहां पे रिटर्न्स बोल रहा है, यानी कि जब तक वो आता है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो गया, जब तक वो आता है यानी कि आएगा, कुल मिलाकर की बात ये है, ठीक है। आई शैल राइट दिस लेटर, तो मैं इस लेटर लिख चुका हूँ। फिर मैंने बताया कि बाय द टाइम का मतलब होता है कि आप इसके बाद वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी उसको परफेक्ट में लिखेंगे। बाय द टाइम एक लिमिट तय कर दिया, और उससे पहले बाय द टाइम का मतलब होता है तब तक, तब तक का मतलब अगर हमने एक लिमिट दे दिया कि ही रिटर्न्स, वो उसके रिटर्न करने का टाइम है, उससे पहले मैं कोई काम कर चुका हूंगा। तो मैंने बताया ना, अगर ये प्रेजेंट है, आपने कहीं पे लिमिट सेट कर दिया फ्यूचर का, उससे पहले करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर पास्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, तो फ्यूचर पास्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव, ये भी हो जाएगा रिटेन, आई शैल हैव रिटेन दिस लेटर, यानी तब तक मैं ये लेटर लिख चुका होऊंगा। ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया, बात समझ में आया। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो हम इसको किसी में भी लेके चले जाए, लेके जा सकते हैं, लेकिन जानते हैं पेपर में जो आया था उसके लिए क्या किया था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। जो पेपर में आया था ना, उसमें ऐसे किया था, आई शैल राइट दिस लेटर, ठीक है। उसने क्या किया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और डी में नो एरर। अब आप बताइए, अगर आप कहोगे सर जी सेल राइट को पूरा का पूरा हम हटा दें क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो हमारा क्या दिक्कत है, किसी में लेके जाए, ऐसा कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि एक समय के लिए बाय द टाइम के लिए आपके दिमाग में नहीं रहा कि बाय द टाइम के बाद वाला जो होता है वो परफेक्ट होता है, तब की बात कर रहे हैं, तो आप सेल को हटाएंगे या फिर राइट को हटाएंगे, दोनों में से किसको हटाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, ठीक है। तो वहां पे भी आपका दिमाग जो होगा वो नहीं काम करेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस चीज को, जैसे आप इसको भी कर सकते हो, सर जी ये प्रेजेंट में, जैसे इसको आपने कहा कि सर जी ये पास्ट में था, तो आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया। आप कह सकते हो ना कि सर जी अगर ये पास्ट में था तो आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया, तो ये प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। मैं कह रहा हूं कि आप लगा दो, आप इसको ऐसे लिख दो, आई हैव रिटेन
दिस लेटर कह सकते हो, जब तक वो आता है मैं लेटर लिख चुका होता हूं, लिख लिया होता हूं, कह सकते हो कि नहीं। लेकिन आप ही बताइए, क्या पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ये कभी फ्रीक्वेंसी को शो करता है? अपने सोचिए, जैसे ठीक है ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार वो आता है। अगर आप इसको ऐसे लेके चलो अपने अकॉर्डिंग तब तो ये भी काम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जबकि परफेक्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट वो कभी तो फ्रीक्वेंसी शो नहीं करता है, वो तो पास्ट से लेके एक एक्शन को शो कर देता है ना, तो काम खत्म। ठीक है, इसलिए इसको कभी भी मैंने अभी इसीलिए पहले ही आपको फ्यूचर का इंट्रोडक्शन दिया कि कोई भी काम अगर हम लोग प्री प्लान कर चुके होते हैं, भले ही वो फ्यूचर का होता है, लेकिन उसको लिखते हैं इंडेफिनिट में। अभी मैंने बताया, यानी कि ये हमारा क्या है, हमने प्लानिंग किया कि जब तक वो लौटेगा तो रिटर्न्स, जब तक वो लौटेगा आई शैल हैव रिटन, ये सेंटेंस ही बनेगा। आप किसी तरीके से सोचे, क्योंकि मैंने कहा ना प्रेजेंट से जब तक वो लौटेगा, तो ये लौटने का उसका हमने डेडलाइन सेट कर दिया। अब इससे पहले मैं लेटर को लिख चुका हूं, तो ये फ्यूचर पास्ट हुआ, फ्यूचर पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट में आ जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। बात समझिए, तो फ्यूचर पास्ट ही जो होता है वही परफेक्ट होता है। बात समझिए, फ्यूचर परफेक्ट, कोई दिक्कत, तो इसको ध्यान रखिएगा। बात समझिए, तो अब आगे जो सेंटेंसेस बचते हैं कुछ इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी एक टॉपिक और बचती है जो कि टेंस में आपके एडिट करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, स्पेशली कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के उनके लिए तो बस इतना सफिशियंट है, बट उनके आगे जो एक मूड नाम की टॉपिक होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।